तक शिक्षा नहीं होगी तब तक आपका मानसिक स्तर नहीं बढ़ेगा। आप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स नहीं होंगे, आप बड़े बड़े कंपनियों के सीईओ नहीं होंगे, बड़े बड़े बिजनेस नहीं स्थापित कर पाएंगे। और आपके अंदर जो एक आत्मबल आता है ज्ञान से, ज्ञान सशक्तिकरण का सबसे बड़ा माध्यम है। अच्छा, रोजगार, ये दोनों चीज़ जुड़ी हुई है और दोनों चीज़ जुड़ी हुई है व्यवस्था से। जो व्यवस्था पर बैठे हुए हैं, अगर आज हम सभी के हाथ में एक समान शिक्षा और रोजगार का अवसर होता तो शायद देश की सारी समस्याएं हल हो गई होती। बिना केंद्र की राजनीति में बैठे आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि केंद्र के पास बहुत बड़ा संसाधन है। केंद्र ही नीति का निर्धारण करता है। केंद्रीय सत्ता में वंचित समाज का दखल नहीं होगा, यानी जो राजनीतिक रूप से वंचित लोग हैं उनका दखल नहीं होगा, तब तक परिवर्तन नहीं होगा। समाज के लोग जितना दल चला रहे हैं, विभिन्न लोग, एक परिवार एक जाति एक वंश की पार्टी है, और अगर इसी पार्टी में लोकतंत्र हो जाए तो 10 साल में कोई भी पार्टी केंद्र की सत्ता में पहुंच सकती है। कहता है कि जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गया, भाई वो सबका हित देखेगा, लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया है कि सत्ता का वर्ग चरित्र वर्गीय होता है। साथियों नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड नेटवर्क। हमारे साथ हैं इस समय खास मेहमान तपेंद्र प्रसाद सर राजनीतिक मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं और खासकर दलित पिछड़ों की जो राजनीति है वो कैसे स्थापित हो और पूरे देश में कैसे स्थापित हो, ऐसे मुद्दों को लेकर लगातार बेबाकी से अपनी राय रखते थे। लेकिन आज हम बात करेंगे तपेंद्र सर से कि दलित पिछड़ों की राजनीति केंद्र में कैसे स्थापित हो, केंद्रीय सत्ता तक कैसे पहुंचे। राज्यों में तो सरकार बन गई, लेकिन केंद्र की सत्ता में कैसे पहुंचे, उन सारे मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो इस इंटरव्यू के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और क्लाउड न्यूज़ के सभी दर्शकों का बहुत बहुत अभिवादन। दलित पिछड़ों की राजनीति में सर देखा जाए तो कई जगह अपनी क्षेत्रीय पार्टी बना के कुछ लोग सत्ता में पहुंच भी गए, लेकिन अभी वो चीज़ नज़र नहीं आ रही जो उनकी होनी चाहिए। लगातार पीडीए की भी बात करते हैं, कुछ लोग संवैधानिक लोकतंत्र कहते हैं, हमारा आरक्षण नहीं है, ये नहीं है। तो केंद्र की राजनीति में कैसे स्थापित हो पाएंगे? देखिए, भारत का जो संविधान है, संविधान में संघीय ढांचे की कल्पना की गई, लेकिन आप तमाम विद्वानों को पढ़ेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी पढ़ेंगे, और जो संविधान के बड़े बड़े जो संविधानविद हैं, जो संविधान की जो जिसको कहते हैं एक लीगल व्याख्या करते हैं, उनका दृष्टिकोण यह है कि भारत का संविधान संघीय होते हुए भी केंद्र की ओर झुका हुआ है, यानी केंद्र मजबूत है। और तमाम ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं, जैसे आपातकालीन परिस्थितियों में आपात की घोषणा है, इमरजेंसी पावर्स दी गई हैं केंद्र को तमाम पावर दी गई हैं। राज्यों के पुनर्गठन का नियम यह भी है कि राज्य से के विधान सभाओं से सहमति आनी चाहिए, अगर असहमति है तब भी केंद्र निर्णय उसमें ले सकता है। तमाम ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो इस देश के नागरिकों के जीवन स्तर को, उनके शिक्षा को, रोज़गार को, उनके विविध जीवन के आयाम को प्रभावित करते हैं। वो सारे बिंदु जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो केंद्र सरकार के अधीन हैं। तो जब तक केंद्रीय सत्ता में वंचित समाज का दखल नहीं होगा, यानी जो राजनीतिक रूप से वंचित लोग हैं उनका दखल नहीं होगा, तब तक परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि राजनीतिक वंचना, यानी यदि आप राजनीति से वंचित हैं तो आप सामाजिक परिवर्तन भी उतना तेज गति से नहीं कर सकते। आप शिक्षा से वंचित हो जाएंगे, आप रोजगार से वंचित हो जाएंगे, आप व्यवसाय से, आप सुकून से व्यवसाय भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सत्ता का चरित्र अभी तक इस देश में जो है ऐसा नहीं है कि माना तो यही जाता है कि जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गया, भाई वो सबका हित देखेगा। लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया है कि सत्ता का वर्ग चरित्र वर्गीय होता है, यानी जिन वर्गों को वह पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंट करती है उन्हीं वर्गों का हित वह केंद्र में सत्ता जा कर के उन्हीं का देखती है। अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस देश में सामंतों की, पूंजीपतियों की, यानी उच्च वर्गीय लोगों की, यानी संपन्न लोगों की, जो पुराने राजे महाराजे रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन रहे हैं,
और उसमें जो नए नवोदित धनाढ्य लोग अन्य जातियों के भी जुड़े हैं। तो ये दोनों दल उन्हीं के वर्गीय हित का प्रतिनिधित्व करते हैं और स्वाभाविक है कि वो सत्ता में जाएंगे तो उन्हें के वर्ग चरित्र को देखेंगे। इसीलिए हमारे देश में सबसे जो महत्वपूर्ण समस्या है वह यह है कि इस देश में प्रत्येक बच्चे को, चाहे जिस क्षेत्र में रह रहा हो, चाहे वो यमुना और चंबल की कटरी में रह रहा हो, चाहे बीहड़ जंगल में रह रहा हो, उसको एक ही गुणवत्ता की शिक्षा पूरे देश में इंटर तक मिलनी चाहिए। ये एजेंडा आज तक पूरा नहीं हो पाया और किसी भी सरकार को रुचि नहीं है। तो जब तक शिक्षा नहीं होगी तब तक आपका मानसिक स्तर नहीं बढ़ेगा, आप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स नहीं होंगे, आप बड़े बड़े कंपनियों के सीईओ नहीं होंगे, बड़े बड़े बिजनेस नहीं स्थापित कर पाएंगे। और आपके अंदर जो एक आत्मबल आता है ज्ञान से, ज्ञान सशक्तिकरण का सबसे बड़ा माध्यम है। कभी किसी युग में तलवारें रही होंगी सशक्तिकरण का, ताकत का माध्यम, लेकिन आज पूरे विश्व में ज्ञान सबसे बड़ा ताकत है और वो ज्ञान आएगा शिक्षा के माध्यम से, ज्ञान और तकनीकी। और शिक्षा आएगी जब उसके लिए व्यवस्था होगी। तो आज तक पूरे देश में एक समान गुणवत्ता की शिक्षा नहीं हो पाई। आप पत्रकार के रूप में देश के किसी कोने में जाइए और 10 सरकारी प्राइमरी, जूनियर और जो इंटर कॉलेज हैं उनका सर्वे कर लीजिए, आपको स्पष्ट हो जाएगा कि शिक्षा के प्रति कितनी गंभीरता है। दूसरे, आदमी का जीवन स्तर तब बढ़ेगा जब उसके हाथ में पूंजी होगी, रुपया होगा। यानी जीवन स्तर, खाने पीने, अच्छा घर बनाने के लिए, घर में सुख सुविधा की चीज़ें रखने के लिए भी पैसा चाहिए, हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए। हमारे देश में अभी रिपोर्ट आई है विश्व खाद्य संगठन की कि हमारे देश में तमाम लोग अभी स्वस्थ भोजन नहीं मिल पा रहा है। कुपोषण से मोर देन 50% पॉपुलेशन हमारे यहाँ यानी स्वस्थ भोजन से वंचित है। एक तो हुआ भोजन कि भाई रोटी खा रहे हैं नमक से और अचार से। एक हुआ कि जो बैलेंस संतुलित भोजन होना चाहिए, जो एक कैलोरी निर्धारित है जिससे आप स्वस्थ रहेंगे, हर प्रकार की विटामिन्स, मिनरल्स, हर प्रकार का आपका डेवलपमेंट हो, उस प्रकार का भोजन। तो आधे से ज़्यादा जनसंख्या को स्वस्थ भोजन उपलब्ध नहीं है। भोजन तो उपलब्ध नहीं है, भूखों तो नहीं मर रहे हैं, लेकिन स्वस्थ भोजन नहीं उपलब्ध। उसके लिए पूंजी चाहिए। सरकार तो सबको स्वस्थ भोजन नहीं उपलब्ध करा पाएगी, उसके लिए रोज़गार चाहिए, रोज़गार के लिए शिक्षा चाहिए। तो शिक्षा, रोज़गार, ये दोनों चीज़ जुड़ी हुई है और दोनों चीज़ जुड़ी हुई है व्यवस्था से। जो व्यवस्था पर बैठे हुए हैं, अगर आज हम सभी के हाथ में एक समान शिक्षा और रोज़गार का अवसर होता तो शायद देश की सारी समस्याएं हल हो गई होती। लेकिन सत्ता का जो केंद्र में बैठे हुए लोग हैं उनका वर्ग चरित्र कदाचित ऐसा नहीं है कि सभी को शिक्षा मिले, सभी का सशक्तिकरण हो जाएगा, सभी राजनीति में आएंगे, सभी अपने अधिकारों की बात करेंगे। और बिजनेस में भी जो वर्ग है उसी के बिजनेस व्यवसाय विकसित हो रहे हैं और जो बाकी वर्ग के लोग अगर बिजनेस व्यवसाय भी करते हैं तो उसमें सैकड़ों प्रकार की बाधाएं हैं। भारत की ब्यूरोक्रेसी भी जब तक सभी लोग सत्ता में नहीं आएंगे, हर समाज के लोग हर जगह हर पदों पर नहीं बैठेंगे और उनके अंदर एक संस्कार नहीं पैदा किया जाएगा कि भाई इस देश को विकसित करने के लिए सबको रोज़गार चाहिए, सबको व्यवसाय चाहिए। तो व्यवसाय और रोज़गार प्रमोट करने के लिए आप जितना पॉजिटिव काम कर सकते हैं, सकारात्मक काम कर सकते हैं, उतना सकारात्मक काम करिए। हमारे यहाँ तो हर जगह एक आप बिजनेस स्थापित करना चाहिए, उसमें कम से कम 50 लाइसेंस है और हर अधिकारी आपकी फाइल पर जलेबी बनाएगा। यहाँ ये जिम्मेदारी नहीं है कि एक आदमी रोज़गार स्थापित करना चाहता है तो बैंक से उसको तुरंत लोन मिल जाए, उसको उद्योग विभाग से तुरंत रजिस्ट्रेशन हो जाए, बिजली विभाग से तुरंत कनेक्शन मिल जाए और तमाम जो तरह तरह के लाइसेंस, बेड्स मेजरमेंट के हैं, विद्युत सुरक्षा का है, फायर का है, तमाम तरह के मतलब लाइसेंस, जिला पंचायत के लाइसेंस, तमाम यानी जन बहुत हैं और सरलीकरण नहीं होता। उसका सरलीकरण, तो सरलीकरण तभी होगा जब
जिनकी समस्याएं हैं उनके लोग बैठ कर के उस सिस्टम को सरल करने का कोई तरीका ढूंढे। तो ये बिना केंद्र की राजनीति में बैठे आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि केंद्र के पास बहुत बड़ा संसाधन है। केंद्र ही नीति का निर्धारण करता है। वही आज कॉलेजियम सिस्टम है हमारा। हम लोग बहुत मतलब चाहते हैं कि देश के ज़्यादातर लोग चाहते हैं कॉलेजियम सिस्टम समाप्त हो जाए। ऐसा कोई डेमोक्रेटिक तरीका उसके चयन का बने कि भाई उसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो, भागीदारी हो। आज तक नहीं हो पाया। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आप 15 लाख प्रोफेसर्स हैं पूरे देश में। 15 लाख प्रोफेसर में 10 लाख प्रोफेसर तो हाई कास्ट के हैं, उच्च वर्गीय लोग हैं। 5 लाख में होंगे, वो भी कम होंगे, वो भी नीचे असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल पर होंगे। तो हर जगह भाई जहाँ ज्ञान का उत्पादन हो रहा है, ज्ञान का उत्पादन प्राइमरी से लेकर के विश्वविद्यालय तक हो रहा है, तो प्राइमरी में तो शिक्षा मिल नहीं रही है सरकारी तंत्र में। पब्लिक स्कूल जितने प्राइवेट खुले हुए इतने महंगे हैं, गरीब आदमी के बस का नहीं है। और हर जगह वो खोलते भी नहीं, क्योंकि वो तो एक भाई किसी को अगर 2 पैसे नहीं मिलेगा तो वो ले जा कर के वहाँ आपके चंबल के तराई में, चंबल के घाटी में क्यों स्कूल खोलेगा। तो हर आदमी व्यावसायिक ढंग से खोलना चाहता है। तो ये सरकार ही कर सकती है, और केंद्र सरकार में बिना बैठे आप अपनी समस्याओं का समाधान कैसे बैठेंगे सर, कैसे बैठेंगे, क्या तरीका है, क्या सोल्यूशन? देखिए, केंद्र सरकार में बैठने का तो यही है कि भाई एक पॉलिटिकल पार्टी हो, पॉलिटिकल पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हो। आज हमारे देश में ये शोषित समाज के लोग जितना दल चला रहे हैं, विभिन्न लोग, एक परिवार, एक जाति, एक वंश की पार्टी है। और अगर इसी पार्टी में लोकतंत्र हो जाए तो 10 साल में कोई भी पार्टी केंद्र की सत्ता में पहुंच सकती है। लेकिन अपने लोगों में एक वंश, परिवार, जात की पार्टी बनाकर एक जिद है कि होंगे तो हम ही होंगे, और ऐसे हर जात के लोगों का जिद है कि होंगे तो हम ही होंगे। इस चक्कर में ये नहीं हो रहे हैं, बल्कि ये जो दोनों दल राष्ट्रीय हैं, जो सामंतवाद, पूंजीवाद और एक उच्च वर्गीय हितों को प्रमोट कर रहे हैं, हमारे लोग सब उन्हीं के साथ, कोई कांग्रेस में, कोई बीजेपी में, सत्ता में उन्हीं के साथ काम कर रहे हैं। तो आवश्यकता है कि राजनीति का लोकतांत्रिकरण हो। और बिना राजनीति के लोकतांत्रिकरण के आप केंद्र में नहीं पहुंच पाएंगे, और बिना केंद्र में पहुंचे आप समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे। बस बहुत प्रेशर होगा, बहुत प्रेशर होगा तो थोड़ा सा सुधार कर दिया जाएगा, फिर बहुत प्रेशर होगा तो थोड़ा सा सुधार कर दिया जाएगा। और अब तो लगता है कि जैसे पूरे देश में प्रेशर ही समाप्त हो गया है। प्रेशर भी बनाकर काम नहीं कराया जा सकता, लेकिन क्योंकि जिसका अपना वर्गीय हित है वो उतना ही प्रेशर मानेगा कि उसका हित समाप्त न हो। तो अगर सब शिक्षित हो गए तो एक वर्ग का हित समाप्त हो रहा है, सब रोजगार में आ गए तो एक वर्ग का हित, सब राजनीति में आ गए तो एक वर्ग का हित को क्षति पहुंच रही है। इसलिए सब लोगों को मिल करके एक पॉजिटिव दृष्टिकोण से इस राष्ट्र को, इस देश को मजबूत करने के लिए, भाई देश को, राष्ट्र को मजबूत करने के लिए सबकी जिम्मेदारी है ना, और सबको साथ चले। वो न्याय नहीं कर रहे हैं, आप आइए तो उनके साथ न्याय करिए, आप अच्छी शिक्षा स्थापित करिए, आप समतामय समाज बनाइए, आप लोकतांत्रिक देश बनाइए, आप सबके रोजगार, सबके सम्मान, सबके न्याय की व्यवस्था करिए। भाई आप सत्ता में आएंगे तो देश के विकास के लिए आएंगे, किसी को नुकसान करने के लिए नहीं आएंगे। लेकिन हम देश की बहुसंख्यक जनसंख्या आज विकास से, शिक्षा से, व्यवसाय से, रोजगार से वंचित है। तो आप बहुतायत उनके लिए काम करिए और बाकी लोगों का भी ध्यान रखिए, क्योंकि आप देश के शासक बनेंगे तो सबका ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए एक ही समाधान है कि लोकतांत्रिक पार्टी बने। आपने सर लोकतांत्रिक पार्टी की बात करी और शोषित समाज, शोषित बहुजन समाज की जो आप बात की, राष्ट्रीय पार्टी की बात की, राष्ट्रीय पार्टी में अपने शोषित समाज में देखा जाए तो 2 ही पार्टी राष्ट्रीय बनी, एक तो एनसीपी महाराष्ट्र से और उत्तर प्रदेश से बीएसपी। लेकिन क्या वजह रही कि राष्ट्रीय पार्टी बनी और बनने के बाद बीएसपी पे तो अभी राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन एनसीपी का उस पर राष्ट्रीय पार्टी दर्जा खत्म हो गया। देश की राष्ट्रीय पार्टी बनने के बावजूद ही वो विस्तार नहीं कर पाए और देखा जाए तो कि एक राज्य तक ही सिमट कर रह गए। क्या ऐसी वजह रही? देखिए, ऐसा है कि बड़ी बात, बड़ी विचारधारा की बात, बड़ा एक सपना दिखा करके आपने पार्टी खड़ा किया, सब लोगों ने साथ भी दिया और शुद्ध मन से दिया। लेकिन जब लोगों को लगा कि ये तो सब मुखौटे हैं, यानी पूरी विचारधारा, बहुजनवाद, समाजवाद, हाँ, सामाजिक न्याय, ये सब मुखौटा है,
असली मकसद है कि एक परिवार और एक जाति की पार्टी बने और वो अपने जाति को मजबूत करे, सारी नौकरियां अपने जाति को बांटे, यानी यहाँ तक कि राजनीतिक पद भी उसके जाति के लोग बेचें, बांटें, हाँ, और सारे ठीके पट्टे सारी सुविधाएं। तो ऐसे इस देश में नहीं चलेगा। बहुत बड़ा देश है, विविधता का देश है, बहुत सी जातियां हैं, बहुत से लोग हैं, तो विद्रोह होना स्वाभाविक है। तो भाई अगर आप जाति के नाम पर पार्टी चलाएंगे तो वहीं तो चलेगी जहां आपकी जाति है, जहां है ही नहीं कैसे चलेगी। और आपके जाति में भी एक परिवार की पार्टी रहेगी तो विद्रोह होगा। सिंपल सी साइकोलॉजी है। एक जाति में अगर एक परिवार की ही पार्टी हो तो उस परिवार के राजनीति के विरुद्ध भी उसी जाति में विद्रोह। एनसीपी का जो अलग होने का जो दो पार्ट होने का यही एनसीपी में देखिए आप, वो अपने शरद पवार जी अपने बेटी को सत्ता देना चाहते थे, हाँ, पार्टी का कमान, भतीजे ने विद्रोह कर दिया। हाँ, और आप कहीं देख लीजिए जहाँ यूपी में भी लगभग ऐसा ही रहा। देखिए देर सवेरे सब जगह होना है, देर सवेरे सब जगह होना है। आपके परिवार में फूट नहीं होगा तो आपके जात में भी दूसरा खड़ा हो जाएगा। जैसे आज बीएसपी के समानांतर चंद्रशेखर जी खड़े हो रहे हैं ना, भाई लोगों को लग रहा है कि अब बहुजन समाज पार्टी ने निराश किया है तो उनको चंद्रशेखर जी में आसार लग रही है, तो उनके पीछे लग गए। लेकिन अंत में चंद्रशेखर जी की भी राजनीति वहीं पहुंचेगी जहाँ इन लोगों की राजनीति तो पहुंचे। सर कब तक बहुजन समाज जो सोशल समाज है उसकी राजनीति कब तक खड़ी हो सकती है, क्या लगता है? क्योंकि भविष्य में कोई ऐसे आसार हैं कि कब तक की राजनीति खड़ी हो, राष्ट्रीय पार्टी बने, लोकतांत्रिक पार्टी हो और जो केंद्रीय सत्ता तक पहुँचाए, कुछ आसार नजर आ रहे हैं अभी हाल में? देखिए अगर ये लोग अपना स्वार्थ, हम अपने को ही महान बड़ा एकमात्र अपने को ही बहुत बड़ा विद्वान, बहुत बड़ा लीडर ये समझने की प्रवृत्ति छोड़ दें, सब समूह में काम करें, बारी बारी से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, बारी बारी से मुख्यमंत्री बने, बारी बारी से प्रधानमंत्री बने, तो कारवां खड़ा हो जाए। और इस देश में सभी बने, उच्च जातियों के बीच से भी बने, उन्होंने नहीं बनाया, आप बनाइए। तो देखिए लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक ढंग से अगर काम किया जाए तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 10 साल में केंद्र तक वंचित समाज के लोग पहुंच जाएंगे और अपनी समस्याओं का समाधान कर लेंगे। लेकिन ये तभी होगा जब हम वंश, जाति और क्षेत्र की राजनीति छोड़ें। तो आपने सुना हमारे साथ है तपेंद्र सर ने कहा कि 10 सालों में सोशल समाज केंद्र की सत्ता तक पहुंच सकता है, लेकिन उसे अपना अहम त्यागना पड़ेगा। वंश की राजनीति खत्म करनी पड़ेगी, जात की राजनीति खत्म करनी, परिवार की राजनीति खत्म करनी पड़ेगी। जब इन सब चीज़ों से बाहर निकलेगा तभी वो केंद्रीय सत्ता तक, और जब केंद्रीय सत्ता तक पहुंचेगा तभी सबको एक समान शिक्षा, और तभी से वहाँ सारे जो नियम कानून हैं, जो पॉलिसी हैं, वो सारे लागू होंगे। आप लोगों की क्या राय इस वीडियो को लेकर? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।